टाकेशी अब खुद को जापान का नया शासक घोषित कर चुका है। सत्ता के नशे में चूर उसने पार्लियामेंट को अपना महल बना लिया है और उसकी निगाहें एक रहस्यमयी जगह पर टिकी है, गायनेरियो आइलैंड। उसी द्वीप पर छुपी है एक प्राचीन तलवार जिसे थंडर गॉड की ट्विन कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये तलवार वाकई मियामोटो याबा की सच्ची शक्ति को जगाएगी या फिर टाकेशी के घातक योद्धा याबा और उसके साथियों को रास्ते से हटा देंगे? इस बीच टाकेशी अपने 8 विशिष्ट साथियों में से एक के जरिए याबा की हर हरकत पर नजर रख रहा है। एक हाईटेक ड्रोन उनकी टीम के पीछे लगा दिया गया है जिससे टाकेशी उन्हें लाइव देख पा रहा है। तभी याबा की राह में आता है एक और दुश्मन, ओनिमारू का साथी स्लग। और वही टाकेशी को खबर मिलती है कि उसका वफादार युको हार चुका है और गैरो अब याबा के साथ है। गुस्से से भरा टाकेशी उबलने लगता है, लेकिन उसका रणनीतिकार उसे शांत करता है, उसे याद दिलाता है कि ये सब अब भी उसकी योजना का हिस्सा है। स्लग की फिसलन भरी बॉडी याबा को उलझा कर रखती है, मगर तभी साइका की चतुराई से योजना बनती है। नमक की बोरियों को स्लग पर फेंका जाता है। याबा अपनी तलवार का इस्तेमाल कर वो नमक स्लग के ऊपर गिरा देता है, जिससे उसका आकार सिकुड़ जाता है और वो डर कर भाग खड़ा होता है। टाकेशी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन उसे भरोसा है कि उसकी अगली चालें और भी खतरनाक होंगी। याबा की टीम अब थक चुकी है, बिना पैसों के खाने तक का जुगाड़। तभी कुछ अजनबी उन्हें एक लकी कस्टमर ऑफ द डे बताते हैं और एक आलीशान रेस्टोरेंट में फ्री दावत का न्योता देते हैं। याबा और उसके साथी भूख से बेहाल इस मौके को लपक लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये सब टाकेशी की एक और चाल है। रेस्टोरेंट में याबा नहाते हुए भी ट्रेनिंग कर रहा है। गैरो उसका संतुलन बनाने में मदद करता है, लेकिन साइका को शक होता है कि कोई उसे झांक रहा है। गुस्से में वह दीवार पर चढ़ती है और ऊपर बैठे मियामोटो को एक बॉक्स दे मारती है। याबा और गैरो को सजा मिलती है, सिर्फ एक राइस बॉल में गुजारा करना होगा। उधर टाकेशी के 3 खास सहयोगी मेंटिस, कुकुम्बर और स्टारफिश याबा की तलवार चुराने की साजिश रच रहे हैं। वे सीधे लड़ाई नहीं चाहते, इसलिए प्लान बनाते हैं धोखे से तलवार हासिल करने का। फिर आता है वो मोड़ जब रेस्टोरेंट का मालिक याबा की टीम को एक मेंटल स्ट्रेंथ चैलेंज में भाग लेने का न्योता देता है। इनाम है एक गर्म जलस्रोत यानी हॉट स्प्रिंग। मियामोटो तुरंत मान जाता है और याबा भी खुद को साबित करने के लिए तैयार होता है। चैलेंज की जगह सुनसान और डरावनी होती है। तभी वहाँ स्टारफिश उन्हें मिलता है और अपनी असली पहचान छिपाकर कहता है कि इस क्षेत्र में कोई हथियार लेकर जाना अलाउड नहीं है। वो याबा से तलवार की मांग करता है, लेकिन याबा चतुराई से तलवार म्यान में बंद रखता है। स्टारफिश का पहला प्रयास नाकाम हो जाता है। अगला धोखा मेंटिस देता है। एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर वो याबा से मदद मांगता है। जैसे ही याबा पास आता है, मेंटिस हमला करता है, लेकिन याबा अपनी तलवार निकाले बिना ही उसे बेहोश कर देता है। सखा को कुछ समझ नहीं आता और वह मेंटिस को सच में बुजुर्ग समझकर माफी मांग लेती है। इसके बाद याबा और साइका गलती से किसी चीज पर पैर रख देते हैं। वो चीज कोई और नहीं बल्कि कुकुम्बर होता है। उसका प्लान भी नाकाम हो जाता है। आखिरी चरण में याबा को तलवार एक पत्थर में डालने को कहा जाता है और वह बिना सवाल किए ऐसा कर भी देता है। तभी सामने आता है स्टारफिश, अब अपनी असली पहचान। वो खुलासा करता है कि पत्थर में गोंद लगी थी, अब तलवार निकल नहीं सकती। मेंटिस और कुकुम्बर भी आकर उसे घेर ले। याबा पूरी ताकत से तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं निकलती तो वह पूरा पत्थर ही खींच लेता है और उसे स्टारफिश पर दे मारता है। पत्थर की चोट से स्टारफिश दूर जा गिरता है और तलवार निकला। अब याबा अपनी तलवार के साथ फिर से खड़ा है, तैयार अगली लड़ाई के लिए। जैसे ही तीनों दुश्मन स्टारफिश, कुकुम्बर और मेंटिस याबा पर हमला करने को तैयार होते हैं, धरती अचानक कांपने लगती है। नीचे से हॉट स्प्रिंग का फव्वारा फूटता है और उसका जोर इतना होता है कि तीनों हवा में उछलकर सीधे वापस रेस्टोरेंट के अंदर जा गिरते हैं। कुछ समय बाद उन्हें होश आता है, सिर में पट्टी, हाथों में मरहम। उनके सामने वही याबा और उसके साथी होते हैं जो अभी कुछ देर पहले उनके दुश्मन थे। स्टारफिश चौंक कर पूछता है, तुम लोग दुश्मन होकर भी हमें बचा क्यों रहे हो? साइका शांत स्वर में जवाब देती है, गैरो ने हमें बताया कि तुम लोग बुरे नहीं हो, बस गलत राह पर हो। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुकुम्बर कांपती आवाज में कहता है, टाकेशी ने कभी हमारा इतना ध्यान नहीं रखा। गैरो उनके पास आता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम अपनी मर्जी से अपनी किस्मत बदल सकते हो, जैसे मैंने की। तीनों साथी फैसला लेते हैं, अब वो टाकेशी का साथ छोड़ अपने अपने गृहनगर लौटेंगे। उधर टाकेशी इस बगावत की खबर सुनता है और क्रोध में जल उठता है। वह अपने सबसे ताकतवर साथी को बुलाता है, एक रहस्यमयी वैम्पायर जिसका नाम है बैट। बिना समय गंवाए वह उसे याबा का पीछा करने भेज देता है। याबा और उसकी टीम अब एक नई सिटी पहुंचते हैं। वहाँ का माहौल शांत है और वे सब एक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट खाना खा रहे होते हैं। तभी कुकुम्बर भी उनके साथ बैठा नजर आता है, अब एक दोस्त की तरह। मगर शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। स्लग वापस आ जाता है और इस बार उसके साथ है उसका भाई शैल। याबा तुरंत नमक का हमला करता है, लेकिन स्लग शेल के अंदर छिप जाता है। याबा तलवार घुमाकर शेल को बीच से काट देता है और स्लग एक बार फिर डर के मारे भाग खड़ा होता है। मियामोटो अब सच में सोच में पड़ जाता है, क्या ये राक्षस सच में ताकेशी के साथी हैं? तभी बैट प्रकट होता है। वो याबा से कहता है, थंडर गॉड की तलवार मुझे दे दो। याबा जवाब देता है, ये तेरे बाप का माल नहीं। बैट की आंखों में गुस्सा भर जाता है और वह हमला कर देता है। उसकी उड़ने की ताकत उसे खतरनाक बनाती है। याबा उसका मुकाबला करता है मगर जख्मी हो जाता है। वह बैट को चीटर कहकर चिढ़ाता है और बैट उसके उड़ने की कमजोरी का मजाक उड़ाता है। तभी याबा चर को बुलाता है, एक उड़ने वाला साथी। चर की मदद से याबा हवा में उड़ता है और फिर दोनों की बराबरी की भिड़ंत शुरू हो। याबा अपना नया अटैक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन
चर के पंख बीच में आ जाते हैं। बैट एक जोरदार किक से याबा को नीचे पटक देता है। बैट आखिरी हमला करने बढ़ता है, लेकिन तभी मियामोटो बीच में आ जाता है। बैट मियामोटो को देखकर अचानक नरम हो जाता है। ओ माय गॉड, जापान का ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन, मैं तो आपका फैन हूँ, कहकर वह मियामोटो से गले लग जाता है। मियामोटो शर्म से सकपका जाता है, लेकिन तभी बैट उसे काट लेता है। धीरे धीरे मियामोटो ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपनी ही टीम पर हमला कर देता है। देखते ही देखते सका, टाइगर और चर को छोड़ बाकी सभी याबा के साथी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। चारों तरफ डीमंस का घेरा बन चुका है। मियामोटो जैसे ही साइका पर वार करता है, याबा बीच में आकर उसे बचा लेता है। चर दोनों को हवा में उड़ाकर वहां से निकालता है। टाइगर भी किसी तरह जान बचाकर निकलता है। बैट पीछा करता है। चर उन्हें बचाने के लिए बैट से भिड़ता है, लेकिन लड़ते लड़ते वो खुद भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब सिर्फ याबा और साइका बचे हैं। याबा थंडर गॉड की पूरी पावर मांगता है, मगर साइका डरती है। उसे चिंता है कि याबा फिर से आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाए। याबा के पास कोई और रास्ता नहीं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बैट उन्हें घेर लेता है, उसके साथ ढेरों डीमंस है। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन याबा जमीन पर पटक दिया जाता है। तभी टाइगर वापस आता है और याबा को बचा लेता है। तीनों एक पुराने कैसल में छिप जाते हैं। बैट उन्हें ढूंढता हुआ कैसल में पहुंच जाता है। एक आर्मर के पीछे छिपी साइका बैट का शिकार बनती है। वह उसे काट देता है। फिर याबा सामने आता है और बैट उसके आर्मर को काट देता है, मगर याबा सुरक्षित रहता है और पलटकर हमला करता है। उसकी तलवार की धार से बैट के मुंह से खून बहने लगता है। बैट का चश्मा टूट जाता है और वह पागल हो जाता है। वह याबा को जोरदार हमला करता है। याबा छत पर पहुंचता है, लेकिन उसे एहसास होता है उसकी तलवार नीचे छूट गई है। नीचे साइका तलवार दिखती है, मगर उठा नहीं पाता। टाइगर आगे बढ़ता है, तलवार को उठाता है। वे सब दुश्मनों को हराते हुए याबा तक पहुंचते हैं। याबा बैट के सारे हमलों से बचता हुआ एक कमरे में भागता है। टाइगर वहां पहुंचकर उसे तलवार देता है। अब याबा फिर से तैयार है। तभी जैसे ही याबा तलवार घुमाता है, बैट आकर उसकी तलवार की ओंग वाली जगह में एक और ओंग डाल देता है। याबा अपनी टेक्निक यूज करना चाहता है, लेकिन तलवार में फंसा हुआ और उसकी राह रोक देता है। वो और बैट एक बार फिर टकराते हैं, लेकिन इस बार बैट के अटैक ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं। याबा जख्मी हो जाता है, खून बह रहा होता है, उसकी सांसें लड़खड़ा रही होती है, पर वो अब भी गिरा नहीं है। और तभी सूरज की एक किरण कैसल की टूटी हुई दीवार से भीतर आती है और सीधा थंडर गॉड के ओंग पर पड़ती है। वो ओंग जैसे ही रोशनी पकड़ता है, एक रिफ्लेक्शन पैदा होता है जो सीधा बैट के चेहरे पर जा लगता है। बैट चीख पड़ता है, उसका चेहरा जलने लगता है। याबा की आंखों में चमक लौटती है। उसे समझ आ जाता है कि ये उसकी एकमात्र उम्मीद है। वो अपनी तलवार उठाता है और पूरी ताकत से कैसल की छत पर वार करता है। धड़ाम, छत खुलती है और अब सूरज पूरी ताकत से भीतर चमक रहा होता है। बैट पीछे हटता है, उसका शरीर जलने लगता है और तभी तलवार में फंसा ओग भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब याबा फुल फॉर्म में लौट चुका होता है। वो अपनी तलवार को गोल गोल घुमाता है। बिजली की चमक उस पूरे कमरे को भर देती है। फिर एक ही वार में वो बैट को बीच से काट देता है। बैट की राख हवा में उड़ जाती है। लड़ाई खत्म होती है, पर याबा जानता है कि असली जंग अब शुरू होनी है। उसे एहसास हो जाता है कि ताकेशी को हराना आसान नहीं होगा और वो अब पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हो जाता है। उधर ताकेशी, जो अब मैदान में उतरने की बजाय दिमाग का गेम खेल रहा है, अपने नाम के प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, एनर्जी ड्रिंक्स, ब्रांडेड तलवारें, यहाँ तक कि गेम्स तक। लोग उसे अब मसीहा मानने लगे हैं। वो सोशल मीडिया पर छा चुका है। ताकेशी ही दुनिया को बचाएगा, ये नारा हर जबान पर है। और वहीं दूसरी तरफ मियामोटो, जो ज़ॉम्बी से उभर चुका होता है, दूर एक पहाड़ी से ताकेशी की दुनिया को देखता है। वो खुद से कहता है, अब देर नहीं करनी चाहिए, गैंड्रियो आइलैंड पहुंचना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।